गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? कैसा है बच्चा पार्टी? एकदम सब मस्त। आज हम क्लास 9 के बच्चों के लिए एक प्यारा सा लेक्चर लेके आए हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ये फिजिक्स का लेक्चर रहने वाला है और बेसिकली अगर वन वीडियो में कंप्लीट हो पाया, अगर मैं ज़्यादा लंबी नहीं करी तो वन वीडियो में, अदरवाइज़ 2 वीडियो में हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। और आज हम फोर्स और जहाँ तक भी हमारा हो पाएगा लॉज ऑफ मोशन को कवर करने की कोशिश करेंगे, फर्स्ट और सेकंड तक। ठीक है, तो बच्चों इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले समझते हैं फोर्स क्या है। तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप उसको पुश कर रहे हो या उसको पुल कर रहे हो, यानी कि आप उसको धक्का दे रहे हो या उसमें कोई भी खिंचाव आ रहा है जिसकी वजह से उसका रेस्ट का स्टेट चेंज हो जा रहा है, मतलब अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में हो जा रहा है, अदरवाइज अगर वो मोशन में है तो रेस्ट में हो जा रहा है, या अगर वो किसी डायरेक्शन में है तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन में कोई चेंज आ रहा है, तो वो जो चीज़ एक्सपीरियंस हो रही है वही हमारी क्या है, फोर्स है। जैसे कि आप समझ सकते हो फोर्स यानी कि बल। आप इसको थोड़ा सा रिलेट करेंगे कि अगर कोई भी चीज़ बेटा रेस्ट पर है, कोई चीज़ रुकी हुई है, अगर आप उसको धक्का लगाते हो या उसको खींचते हो तो अपनी जगह चेंज कर देगी, है ना, रेस्ट से मोशन में आ जाएगी। या फिर अगर कोई चीज़ मोशन में, जैसे कोई बच्चा साइकिल चला रहा है, अगर आप उसको पीछे से पकड़ लो तो क्या होगा, वो रुक जाएगा, है ना, वो चल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर एक फोर्स लगा रखा है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन बहुत सरल है, बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको समझ भी आई। इसका SI यूनिट क्या होता है? इसका SI यूनिट होता है बेटा न्यूटन। इसको न्यूटन साहब ने इस पर थ्योरीज दी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनका SI न्यूटन लिख दिया। सॉरी, SI यूनिट है, SI यूनिट है न्यूटन। कैपिटल N से दिखाते हैं। SI यूनिट क्या है इसकी? न्यूटन। कैपिटल N से दिखाते हैं। बेटा ये जो फोर्स होती है ये कौन सी क्वांटिटी होती है? ये क्वांटिटी होती है वेक्टर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? वेक्टर। तो जिन लोगों को नहीं पता वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है तो मैं उनको दोबारा बता दूं। बाकी मैंने मोशन वाले जब मैं एक वीडियो है 9 क्लास की जहाँ पर मैंने मोशन बता रखा है, मोशन वाला चैप्टर करा रखा है, ठीक है, वहाँ पर मैंने क्वांटिटीज़ बताई थी। फिर भी मैं बता दूं, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू और साथ में उसका डायरेक्शन भी होता है। यानी आपको ये भी बताना पड़ेगा, फोर्स यानी ये भी बताता है कि कितना फोर्स लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है, यानी डायरेक्शन मैटर करती है, क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। बात करें बेटा इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स पे जब फोर्स अगर आप किसी चीज़ पे लगा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो बेटा उसका अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट से उस रेस्ट का स्टेट जो है उसका चेंज हो जाएगा, स्टेट ऑफ रेस्ट उसका चेंज हो जाएगा बॉडी का। और अगर वो बॉडी पहले से मूव कर रही है तो वो किस पे हो जाएगी? रेस्ट पे हो जाएगी। अगर वो किसी स्पीड से चल रही है तो अगर आप उसमें अपना अगर मान लो कोई चीज़ ऐसे इस तरफ को चल रही है पहले से, ठीक है, आप इसमें और फोर्स लगा दोगे तो क्या होगा? इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। या फिर अगर कोई चीज़ चल रही है और इसके अपोजिट आप फोर्स लगा रहे हो तो क्या होगा? इसकी स्पीड घट जाएगी। यानी कि फोर्स लगाने से स्पीड में भी चेंज आता है। और फोर्स लगाओगे, अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा दो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है? शेप भी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ है, उसको हम पकड़ के इस पर दबाव डालें तो उसका फोर्स चेंज हो जाएगा। जैसे कोई प्लास्टिक की चीज़ को आप मोड़ने की कोशिश करो तो मुड़ जाते हैं, ठीक है। तो यानी फोर्स लगाने से बॉडी के शेप और में भी फर्क आता है। और पांचवी चीज़ जो फोर्स होता है, अगर कोई चीज़ सपोज करो हमारी तरफ एक बॉल है, ठीक है, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी तरफ एक बॉल आ रही है, तो आप क्या करोगे? बैट से इस बॉल को हिट करोगे। क्या करोगे? हिट करोगे। तो बॉल इस डायरेक्शन में आ रही है, जैसे आप हिट करा, मान लो इस डायरेक्शन में आपने मार दी तो बॉल की डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज। आ ऐसे रही थी, जा ऐसे रही है, ठीक है। यानी कि फोर्स लगाने से डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज हो जाता है। मैंने क्या बताया बेटा? फोर्स क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचा जाए या फिर उसको धक्का लगाया जाए, जो चीज़ एक्सपीरियंस करी जाती है वही हमारी फोर्स होती है। फोर्स के SI यूनिट हमारा न्यूटन होता है, क्वांटिटी हमारी वेक्टर होती है। फोर्स लगाने से क्या क्या इफेक्ट होते हैं बेटा? कोई चीज़ रेस्ट पे है तो उसका मोशन चेंज हो जाता है, मोशन में है तो रेस्ट पे आ जाती है, स्पीड है तो बढ़ या घट जाती है फोर्स लगाने से। किसी की बॉडी का शेप आप बदल सकते हो फोर्स लगाकर, या फिर किसी की डायरेक्शन भी बदल सकते हो फोर्स लगाकर। मैं अपने शब्दों को बहुत इजी और बहुत ज़्यादा आसान रख रहा हूँ जिससे आप मेरी बातों को बिल्कुल अच्छे से समझ पाएँ। साइंस की टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दें। अच्छा, तो आप सबको समझ आया फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है, सबको समझ आ रहा है, ठीक है। नॉर्मली बेटा आप बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको कई बार बताया है कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के कई तरीके हैं। किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के कई तरीके हैं।
जिसमें से एक तरीका फोर्स को क्लासीफाई करने का ये है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैंने बोला ना भाई, जैसे आपके क्लास में भाई कई बच्चे हैं, ठीक है, तो आप उनको ऐसे भी कर सकते हो कि लड़के अलग लड़कियां अलग, ये भी एक क्लासिफिकेशन हो गया, इनको बंटवारा हो गया, दो टाइप के बच्चे आपने बता दिए, एक लड़की हैं एक लड़के हैं आपने, या फिर क्लास में ऐसा बोला कि वो लड़के जो पढ़ने में अच्छे हैं या वो लड़कियां जो पढ़ने में अच्छे, पढ़ने वाले बच्चे इधर आ जाओ, जिनके परसेंटेज 80 से प्लस आते हैं, 80 से कम परसेंट वाले इधर आ जाओ, तब भी आपने दो ग्रुप बना दिए, दो टाइप बता दिए, ठीक है। तो ऐसे क्लास एक ही है, लेकिन उसको अलग अलग बेसिस पे बांटा जा रहा है। वैसे ही फोर्स को भी यहाँ पर हम एक बार किस बेस पे बांट रहे हैं, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स पे। फोर्स को हम बांट रहे हैं बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स को, यानी कि संतुलित बल और असंतुलित बल, ठीक है। क्या होता है बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स? तो बेटा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स लगाते हो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप क्या लगाते हो, फोर्स लगाते हो, और दो डायरेक्शन से लगाते हो, सेम फोर्स लगाते हो, मान लो आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई और इसकी अपोजिट डायरेक्शन से भी क्या करा आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई, यानी जितनी फोर्स आप इस डायरेक्शन से लगा रहे हो उतनी फोर्स इस डायरेक्शन से लगा रहे हो, तो ये ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, ये मूव करेगा नहीं। भाई अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को दो तरफ से ऐसे पकड़ के सेम फोर्स लगा रहे हो, इधर से भी उतनी और इधर से भी उतनी, जैसे मैं मार्कर को खींच रहा हूँ, दोनों तरफ सेम फोर्स है, तो ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं करेगा किसी डायरेक्शन में। और जब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, इस तरह की फोर्स जो दो फोर्स जो मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, सेम हो, जो दो फोर्स मैग्नीट्यूड वाइज क्या हो, सेम हो, और उनकी जो डायरेक्शन है, उनकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो, उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, इस तरह का सिस्टम या इस तरह की फोर्स क्या कहलाती है, बैलेंस फोर्स कहलाती है। क्या कहलाती है, बैलेंस फोर्स। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर हर तरफ से सेम फोर्स इंपैक्ट हो रही है, या फिर दो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, दो फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लग रही है इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट हिल नहीं पा रहा, मूव नहीं कर पा रहा, यानी वो एज इट इज किस पे है, रेस्ट पे है, तो इस तरह की फोर्स बैलेंस फोर्स कहला जाती है। अरे खुद ही समझो ना, बैलेंस कर दिया, क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। जैसे सीसो बैलेंस कर देते हैं दो तरफ से, वैसे ही है ना, वो गेम होती है ना सीसो, जिसमें बच्चे बैठते हैं, एक तरफ नीचे जाता है, एक बार ऊपर जाता है, ऐसे ही अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पर दो तरफ से फोर्स लगाओ, लेकिन दो अलग अलग तरफ से, इसमें इधर से इस डायरेक्शन में, इधर से इस डायरेक्शन में, लेकिन सेम मैग्नीट्यूड की, सेम ताकत से, तो उस ऑब्जेक्ट को ना वो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिलेगा नहीं, दोनों की तरफ सेम फोर्स लगी है बट अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह की फोर्स क्या कहलाएगी, बैलेंस फोर्स कहलाएगी। अब बात कर ले बेटा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, आपने एक तरफ लगा दी ज्यादा फोर्स, एक तरफ क्या लगा दी, ज्यादा फोर्स 15 न्यूटन की, और एक तरफ लगा दी आपने कम फोर्स, एक तरफ क्या लगा दी आपने, कम फोर्स, एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम फोर्स, तो बेटा ओवरऑल फोर्स इधर ज्यादा है, जिधर ज्यादा फोर्स है उसकी डायरेक्शन में ये चीज मूव करने लगेगी, ये ऑब्जेक्ट जो है उसी डायरेक्शन में मूव करने लगेगा जिस डायरेक्शन में आपने क्या लगाई है, ज्यादा फोर्स, ठीक है। तो इस पे नेट फोर्स कितनी होगी, देखो मैं आपको बता दूं, अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में, यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूं मैं, अगर मेरी फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रही है, एक ही दिशा में, तो बेटा फोर्स को करते हैं ऐड, तो फोर्स क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और अगर फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स किस में लग रही है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो आपको क्या करना है, आपको फोर्स को क्या कर देना है, दोनों फोर्स को क्या कर देना है, सबट्रैक्ट कर देना है। भाई एक तो नेट फोर्स निकल जाएगी, जैसे अब इधर कितनी नेट फोर्स है, इधर नेट फोर्स निकालो, दो इधर निकालो पहले बैलेंस वाले में, इधर से भी 10 इधर से भी 10, 10 में से 10 गया कितना, नेट फोर्स 0। भाई बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स 0 होती है। अब ये कितनी टोटल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, भाई एक फोर्स 15 लग रही है, एक 5, ये इधर से लग रही है, ये इधर से, अब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो 15 में से 5 गए, नेट फोर्स कितनी बची, 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स ये 10 न्यूटन की फोर्स से इस तरफ आगे बढ़ेगा। अनबैलेंस फोर्स वो फोर्स होती हैं जो मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होती, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है मैग्नीट्यूड में, मतलब दो तरफ से अलग अलग फोर्स लगाई जाए, एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम, ठीक है। और अपोजिट डायरेक्शन में जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगाई जाती है तो इस तरह की फोर्स अनबैलेंस फोर्स कहलाती है। आपको समझ आया बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है? इन दोनों की सेपरेट डेफिनेशन जो है एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए मैं अपनी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं लिख रहा, ठीक है, आप वहाँ से कॉपी कर लेना। बाकी बहुत ईजी कंसेप्ट, बहुत ज़्यादा ईजी कंसेप्ट। बैलेंस फोर्स क्या होता है, दो तरफ से सेम फोर्स लगाई जाए अपोजिट डायरेक्शन में, बैलेंस फोर्स दो तरफ से अपोजिट फोर्स लगाई जाए बट अलग अलग मैग्नीट्यूड वाली, अलग अलग न्यूमेरिकली वैल्यू वाली,
एक तरफ से ज़्यादा एक तरफ से कम, तो उस तरह को क्या फोर्स बोलते हैं, इस तरह की फोर्स को बोलते हैं अनबैलेंस फोर्स। आया सबको समझ में? सबको समझ में आया क्या बात है? ठीक है, चलो अगर सबको समझ आया सो अब आगे की बात करते हैं। अब बात करते हैं आगे की। हम बात करेंगे बेटा फोर्स को, जो है मैंने जैसे बोला हो, कई फोर्स को आप, जैसे कि आपने क्लास में 2 बच्चों को या 10 बच्चों को किसी अलग अलग बेस पे बांटा, वैसे ही फोर्स को हमने एक बार बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स में बांटा। अब फोर्स को हम बांटेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कौन सी फोर्स? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं, समझो मेरी बात, कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जिसमें आपको फिजिकली किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आते हो। जैसे कि ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है, इसमें अगर कोई आदमी अपने हाथों से ऐसे करके धक्का लगा रहा है, ठीक है, ये देखो उस पर क्या कर रहा है, धक्का लगा रहा है, ठीक है, ये बहुत प्यारा सा आदमी है, इसका नाम है राजू, क्योंकि इसके 2 बाल हैं, ठीक है। तो क्या कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे धक्का लगा रहा है, और जिससे ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, आगे की तरफ कर रहा है मूव। अब देखो इसने अपना फिजिकल टच कर रखा है, इसको छू रखा है ना, फिजिकली कॉन्टैक्ट में, यानी ऐसी फोर्स जो कॉन्टैक्ट में लग रही है, ऐसी फोर्स जो कॉन्टैक्ट में लग रही है, इस तरह की फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जैसे मैग्नेटिक फोर्स, बेटा 2 फोर्स जो बिना कॉन्टैक्ट के एक दूसरे के पास आ जाए, जैसे मैग्नेट के पास आप लोहा रख दो तो बिना वो छुए इसको अपनी तरफ खींचने लग जाता है, ठीक है, उस तरह की फोर्स क्या होती है, नॉन कॉन्टैक्ट। जैसे कॉन्टैक्ट फोर्स में हम बात करें मस्कुलर फोर्स, कौन सी फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ये एक तरह की कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट में हमारे पास है एक तरह फ्रिक्शन फोर्स, कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट में बात करें, और भी हो सकती है बेटा, मैंने 2 लिखवा रहा हूं तुम्हें, इंपॉर्टेंट, और भी हो सकती हैं कॉन्टैक्ट में, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में कौन कौन सी होती हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और कौन सी हो जाती है हमारे पास, और हो जाती है ग्रेविटेशनल फोर्स। जरा आप एक एक तरह से समझते हैं। जैसे कि मस्कुलर फोर्स का एग्जांपल मैंने अभी भी दिया आपको, कि अपने मसल्स द्वारा किसी के फिजिकली कांटेक्ट में आकर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को धक्का लगा रहे हो, तो उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स, ठीक है। मस्कुलर फोर्स एक तरह की कांटेक्ट फोर्स होती है। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स यानी कि घर्षण बल। जब आप किसी फ्लोर पे चलते हैं, या फिर जब आप किसी फ्लोर पे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं, तो कुछ टाइम बाद जाके वो रुक जाता है, कुछ टाइम बाद जाके वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। क्यों? क्योंकि धरती इस पे, यानी ये फ्लोर इस पे एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। देखो यही कारण है कि हम फ्रिक्शन फोर्स हमारी हेल्प करती है चलने में। जैसे कि अगर सरफेस बहुत स्मूथ है, जैसे कि तेल गिर गया हुआ है सरफेस पे, या बर्फ का सरफेस है, आप उस पर चलोगे तो आप फिसलोगे। क्यों? क्योंकि क्या करते हो, आप अपने पैर से क्या करते हो, इस तरह से धरती पे एक फोर्स लगाते हो, ठीक है। जब आप अपना कदम आगे बढ़ाते हो तो अपने पंजे से इस तरह से धरती पे ऐसे क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। धरती को आपने इस तरफ फोर्स लगाया, अगर आप धरती भी आपकी तरफ इस तरफ फोर्स लगा दे, ठीक है, तो क्या हो जाता है, आपका पैर यहीं जम जाता है। लेकिन अगर ये बर्फ का सरफेस है, अगर ये किसका सरफेस है, बर्फ का या फिसलने वाला सरफेस है, तो जैसे ही आप अपने ऐसे करोगे पीछे की तरफ, तो सरफेस स्मूथ होने के कारण क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ आपका पैर फिसल जाएगा। यानी कि आप समझ रहे हो कि जितना खुरदुरा, यानी जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस ना हो, है ना, जितना ज़्यादा स्मूथ सरफेस ना हो उतना ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्लोर या कोई भी फ्लोर हमारे ऊपर क्या लगाता है, हमारे ऊपर लगाता है एक फोर्स लगाता है अपोजिट डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फ्लोर पे आप फोर्स लगाते हो, फ्लोर आपके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। क्योंकि ये फ्लोर के कांटेक्ट से लगता है, जब तक आप फ्लोर के कांटेक्ट में नहीं आओगे तब तक आपको फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होगा, इसलिए एक तरह का कांटेक्ट फोर्स होता है। यही कारण होता है बेटा कि गाड़ियों में जो टायर्स होते हैं उसको देखो, उसमें देखो बीच बीच में बहुत सारे गैपिंग्स होते हैं, डिजाइन बने होते हैं, आपको लगता है डिजाइन बने हुए हैं, बड़ा खुरदुरा सा बनाते हैं उसे, ठीक है, बट रफ बनाते हैं। ऐसा क्यों बनाते हैं कि जिससे धरती पे लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स उस पर आराम से लगे और वो आराम से रुक जाए, ठीक है, ये बात समझ आई। अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती हैं जैसे कि जो बिना कॉन्टैक्ट के लग जाए, जैसे मैग्नेटिक फोर्स, जो आपका मैग्नेट होता है, जो आपका क्या होता है,
मैग्नेट होता है, जो आपका मैग्नेट होता है वो किसी भी आयरन लाइक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है बिना टच करे उसको। ऐसे आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर दो, ऐसे मैग्नेट रखो और सामने से ऐसे किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो बिना टच करे उसको, तो अपने आप खींच रहा है। ठीक है, मैग्नेट क्या कर रहा है, बिना टच करे, बिना किसी कांटेक्ट के क्या कर रहा है, उस पर फोर्स लगा रहा है। ऐसे ही आपको मैं बता दूं, दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। चार्ज आप जैसे कि समझते हो कि आपको पता होगा ना कि हर एक, जैसे कि आप बैटरी में भी देखो, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हैं वो कहीं ना कहीं उनमें चार्ज होता है। तो दो सेम चार्ज की चीजें एक दूसरे को धक्का देती हैं, क्या कहती हैं, रिपेल करती हैं। और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। देखो, बिना कोई टच करे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपको समझ आ रहा है, बिना कांटेक्ट के। और चार्जों के बीच में लगने वाला ये रिपल्शन फोर्स या फिर ये अट्रैक्शन फोर्स, एक दूसरे को आकर्षित करने का या प्रतिकर्षित करने का ये जो बल है, इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अब बात करें ग्रेविटेशन फोर्स की, अब बात करते हैं हम ग्रेविटेशन फोर्स की। ग्रेविटेशन फोर्स वो फोर्स होती है जैसे कि जो धरती आप पे लगा रही होती है, ठीक है, ग्रेविटी। ठीक है, जैसे कि मैं इस चीज़ को ऊपर फेंकूंगा, जैसे मैं इस मार्कर को ऊपर फेंकता हूँ कुछ इस तरह से, तो ऑटोमेटिक धरती इस पे अपनी एक फोर्स लगाती है जिसके कारण से ये नीचे आ रहा होता है बिना कोई कांटेक्ट के। इस तरह की फोर्स हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। और क्लास 9th आपके सिलेबस में और आपकी बुक में साइंस की ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर एक अच्छा खासा पूरा एक चैप्टर है, तो वहाँ पर हम इसकी डीप डिस्कशन करेंगे। अगर मैंने इस चैप्टर के बारे में वीडियो बनाई तो मैं आपको इसके बारे में वहाँ और ज़्यादा डिटेल दूंगा। तो फिलहाल आपको ये समझ आ गया, ग्रेविटेशन फोर्स भी एक तरह की नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। तो हमने फोर्स को दो हिस्से में बांटा, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में मस्कुलर फ्रिक्शन, नॉन कॉन्टैक्ट में हमने मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन फोर्स पढ़ा। तो बेटा जी अपने को ये पता लग गया फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स के हमने टाइप्स भी देखे, टाइप्स ऑफ फोर्स, बैलेंस, अनबैलेंस, और एक बेस पे और बांटा जहाँ पर कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट। अब अगर मैं बात करूँ, अब हम बात करेंगे अपने अगले चरण पे इस चैप्टर के, जहाँ पर हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मोशन। ये जो लॉज ऑफ मोशन है ये किसने दिए थे, ये न्यूटन सर ने दिए थे, इस आइजैक न्यूटन के दिए हुए ये 3 लॉ हैं। कितने लॉ हैं लॉज ऑफ मोशन में, हमारे पास कितने लॉ हैं, वी हैव 3 लॉ। ठीक है, जिसमें से पहला नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसको पढ़ने के लिए हमें थोड़ा सा क्या समझ में आना चाहिए, इनर्शिया, क्योंकि पहले नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी, इनर्शिया जो एक प्रॉपर्टी है उसको कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है, इसलिए पहले आपको इनर्शिया समझना पड़ेगा। तो चलो समझते हैं कि बेटा इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है, एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, इनर्शिया है एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सर, everybody possess a property by virtue of which it resists any change in state of rest or uniform motion. This property is known as inertia. अगर कोई भी वस्तु रेस्ट पर है या फिर मोशन में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। अगर वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना चाहती है, और अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है। और ये प्रॉपर्टी ही क्या होती है, हमारी इनर्शिया होती है। यानी कि इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी के तहत कोई भी ऑब्जेक्ट जिस अवस्था में, जिस स्टेट में रहता है उसी स्टेट में रहना चाहता है, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहता। अगर कोई चीज़ रेस्ट पर है ना, इनर्शिया एक बड़ी कमाल की चीज़ है। अगर कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी जब तक कि आप उस पर बाहरी कोई बल ना लगाएं। ठीक है, वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहती है। उसकी टेंडेंसी है कि मैं जैसा हूँ, मैं जिस अवस्था में हूँ उसी अवस्था में रहना चाहता हूँ। ठीक है, हमारे पास इनर्शिया के 3 टाइप हैं। There are 3 type of inertia: inertia at rest, inertia at motion, inertia of direction। एक चीज समझाता हूं मैं। सबसे पहले inertia at rest समझाता हूं मैं। जैसे कि बेटा अगर हमारे पास कोई बस है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक बस है। जिस बस के अंदर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या है, खड़ा है उसमें, और बस किस में है, रेस्ट पर है। बस किस में है, रेस्ट पे है, तो वो व्यक्ति भी उसमें खड़ा हुआ है, ऐसे खड़ा हुआ है पकड़ के, ठीक है, उसके अंदर खड़ा है, और वो भी किस में है, रेस्ट पे है। और ये बस फिर मोशन करना शुरू करती है। ये बस क्या करना शुरू करती है, मोशन करना शुरू करती है। और मैं आपको बताऊं कि वो व्यक्ति तो उसमें क्या है, रेस्ट पे है,
तो वो व्यक्ति रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, अपनी स्टेट को बदलना नहीं चाहता, ठीक है। लेकिन ये बस मोशन में आई, तो जैसे ही वो मोशन में आई, ठीक है, तो मोशन आगे की तरफ होगा, मोशन किस तरफ होगा, आगे की तरफ होगा। तो आप अपने आप को रोकेंगे कि मैं आगे की तरफ मैं भी मोशन ना करने लग जाऊं, वो व्यक्ति अपने आप को रोकने की कोशिश करेगा कि मैं अपने आगे की तरफ मोशन ना करने लग जाऊं, इसलिए उसकी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। क्या लगाएगी, बैकवर्ड में डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगी। ऐसा क्यों होता है, जैसे कि आपने देखा होगा जब रोलर कोस्टर पे कोई चल रहा होता है, जब रोलर कोस्टर चलता है तो देखते हो आप पीछे एकदम जैसे सीट की तरफ वो सब एकदम तन जाते हैं, पीछे की तरफ उनका एक फोर्स लगता है। या फिर आप कभी गाड़ी पे बैठे हो या फिर बाइक पे भी बैठे हो और बाइक एकदम से स्टार्ट हो तो आपको पीछे की तरफ झटका आता है, आप ऐसे पीछे की तरफ होते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि आप रेस्ट पे होते हो और आप रेस्ट पर रहना चाहते हो, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी या कोई भी व्हीकल हमारा मोशन में आता है, आप मोशन में जाना नहीं चाहते, उस डायरेक्शन में रहना नहीं चाहते, तो उस डायरेक्शन को अपोज करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाते हो ड्यू टू द इनर्शिया। यही इनर्शिया एट रेस्ट है कि कोई भी चीज रेस्ट पे रहना चाहती है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन में नहीं आना चाहती। इसी एग्जांपल को इनर्शिया ऑफ मोशन पे भी लगाते हैं। अगर आप मान लो ये बस मोशन में है, ये बस क्या है, मोशन में है, तो इसमें वही खड़ा व्यक्ति क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, मोशन एक्सपीरियंस कर रहा होगा। मेरे बच्चे क्या एक्सपीरियंस कर रहा होगा, मोशन। अगर किसी बस में एक व्यक्ति खड़ा है और बस क्या है, चल रही है, मोशन में है, तो वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, उस बस में एक मोशन एक्सपीरियंस कर रहा है। और अचानक से बस रुक जाती है, क्या हो जाती है, रुक जाती है, रेस्ट पर आ जाती है। लेकिन क्योंकि वो व्यक्ति बस के साथ मोशन एक्सपीरियंस कर रहा था तो वो रुकना नहीं चाहता, तो बस अचानक से रुकती है। लेकिन जिस डायरेक्शन में बस चल रही होती है उस डायरेक्शन में आपको भी मोशन फील हो रहा होता है, तो बस के रुकने के बावजूद भी आपकी बॉडी मोशन करना चाहती है क्योंकि वो मोशन में थी, इसीलिए आपको आगे की तरफ एक धक्का लगता है। लेकिन क्योंकि एक्चुअली में तो आप तो चाहोगे नहीं कि भाई मैं भाग भाग के आगे जाऊं, लेकिन बट आपकी बॉडी क्या चाहती है, मोशन करना चाहती है, इसीलिए आप जब भी झटका कभी भी ब्रेक लगता है तो आपको आगे की तरफ झटका लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि वो चीज़ मोशन में होती है और आपकी बॉडी भी मोशन एक्सपीरियंस कर रही होती है। गाड़ी के रुकने के बाद हम लोग भी मोशन करना चाहते हैं, हमारी बॉडी मोशन में रहना चाहती है, इसी वजह से हमें आगे की तरफ झटका लगता है। तो आपको इनर्शिया एट रेस्ट भी समझ आ गया होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन भी समझ आ गया होगा। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन समझते हैं। इसको बड़ा कमाल की चीज़ से समझते हैं। जो अपने बच्चे होते हैं ना, ये 9th 10th क्लास के, इनको साइकिल दिला दी जाती है, इस उम्र तक आपके पास होगी, ठीक है। इस उम्र तक क्या नॉर्मली और भी छोटे बच्चों को दिला दी जाती है। लेकिन इस साइकिल में आप लोग फ्लिप मारने की कोशिश करते हो, फ्लिप भी कह रहा हूँ, स्लिप मारने की कोशिश करते हो। स्लिप जैसे कि एक रोड होता है आपका, ठीक है, ऐसे सीधा सीधा रोड होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनर्शिया डायरेक्शन। तो आपकी जो साइकिल है, वो साइकिल जो होती है आपकी, ठीक है, उल्टी बन गई है, ठीक है, ये आपकी साइकिल है, जो ये साइकिल जो है आपकी इस डायरेक्शन में ऐसे चल रही है, इस डायरेक्शन में आपकी साइकिल चल रही है और आप बहुत तेजी में चलाते 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 क्या करते हो, चलाते चलाते एकदम से साइकिल की डायरेक्शन बदल देते हो, साइकिल की क्या कर देते हो, डायरेक्शन ऐसे एकदम घुमा देते हो। लेकिन साइकिल अपनी डायरेक्शन बदलना नहीं चाहती, तो इस वजह से जैसे आप इधर करते हो, साइकिल को थोड़ा सा ऐसे मोड़ते हो, तो साइकिल कुछ दूर तक टेढ़े पहिए से इस तरह से ऐसे क्या करती है, कुछ दूर तक सलगती है। तो आप उसको बोलते हो आपने स्लिप मार दी। लोग इसका स्टंट का यूज़ करते हैं। स्टंट में क्या करते हैं, साइकिल को तेजी से चला के ले जाते हैं और एकदम से क्या करते हैं, मोड़ देते हैं। और मोड़ने के बाद वो क्या होता है, कुछ दूर तक ऐसे सरकती है साइकिल टेढ़े पहिए से। ऐसा क्यों होता है, समझ पा रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। साइकिल ऐसे सीधी सीधी चल रही है, ठीक है, डायरेक्शन उसकी ये है, ठीक है, डायरेक्शन है ये इस साइड, और वो ऐसे ऐसे चल रही थी और चलते चलते उसने एकदम से इस डायरेक्शन में मोड़ दी साइकिल। तो साइकिल ऐसे हो गई, मतलब जो ऐसे चल रही थी वो साइकिल ऐसे हो गई, पूरे वो ऐसे साइकिल आ गई, ठीक है, इस फ्रेम में, यानी अब उसकी डायरेक्शन इस तरफ को है। लेकिन क्योंकि वो इस डायरेक्शन में चल रही थी, वो कुछ दूर तक इसी डायरेक्शन में चलना चाहती है, तो इसलिए उस पर एक फोर्स लगता है जिसकी वजह से उसके पहिए इस तरफ जाते हैं। और इसी को लोग क्या कहते हैं कि भाई क्या स्लिप मारी आपने, है ना, क्या स्लिप मारी। तो यार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो जिस डायरेक्शन में था वो उसी डायरेक्शन में रहना चाहता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है, इनर्शिया। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। यानी अगर कोई भी स्टेट ऑफ मोशन, जिस भी स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है वो उसी स्टेट में रहना चाहता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, वो उसी अवस्था में रहना चाहता है। इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं हम लोग, इनर्शिया कहते हैं। क्या आपको समझ आया इनर्शिया क्या होता है बेटा। अब पहला नियम समझते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, या फिर आप इसको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कह लो, न्यूटन का फर्स्ट लॉ कह लो, कुछ भी कहो, बात एक ही है। ये तीनों चीज़ों का मतलब एक ही है, तीनों एक ही बात है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है, और यूनिफॉर्म मोशन, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन पे है, स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म मोशन पे है, या फिर वो रेस्ट पे है, तो जब तक रेस्ट पे है जब तक ही मोशन में रहेगा,
जब तक कि उस पर बाहर कोई अप्लाइड फोर्स ना लगा दी जाए, जब तक कि बाहर उस पर कोई अप्लाइड फोर्स ना लगा दी जाए। यानी कि जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल या अनबैलेंस फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स बोल लो या अनबैलेंस फोर्स बोल लो, बेसिकली एक्सटर्नल बोलो, बाहरी बल, बाहर से कोई एक्स्ट्रा बल ना लगा जाए। भाई कोई चीज चल रही है, जब तक आप उसको छेड़ोगे नहीं, बाहर से कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाओगे, तब तक वो उसी स्टेट में रहेगी। आया आपको समझ में? पहला नियम क्या कहता है कि जो चीज, देखो इनर्शिया क्या है, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, वो जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रहना चाहता है। पहला नियम क्या है कि वो जिस भी अवस्था में रहता है उस अवस्था में सिर्फ तब तक रहेगा जब तक बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। ये बल वाली बात आते ही कौन सा नियम बन जाता है? पहला नियम बन जाता है। क्या आपको समझ आया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? और नहीं समझ आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके आप बार बार देखो, वरना मैं बार बार रिपीट करूंगा तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट लॉ समझ आया बेटा, इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बेटा फिर सेकंड लॉ समझते हैं। फर्स्ट लॉ आप लोगों ने समझ लिया, सेकंड लॉ को समझते हैं। सेकंड लॉ को समझने से पहले एक छोटी सी टर्म आपको समझ आनी चाहिए, मोमेंटम। क्या समझ आनी चाहिए? मोमेंटम। मोमेंटम को लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम किसी भी बॉडी का ओवरऑल मोशन होता है, किसी की भी बॉडी का जो नेट मोशन होता है, यानी किसी भी बॉडी का कितना मूवमेंट कर रही है बॉडी, नेट मोशन या नेट मूवमेंट, उस बॉडी का क्या कहलाता है? मोमेंटम या फिर लीनियर मोमेंटम। इसको आपकी किताब में कुछ इस तरह से डिफाइन करा गया है, इट इज डिफाइंड एज अ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी, मैं आपको बता दूं, मोमेंटम किसके बराबर होता है? मास इंटू वेलोसिटी के। एम मतलब मास, वी मतलब वेलोसिटी। मैंने क्या बोला बेटा? मोमेंटम क्या होता है? ओवरऑल पूरी बॉडी का जो मोशन होता है उसी को मोमेंटम कहते हैं, या नेट मूवमेंट ऑफ द बॉडी क्या कहता है? मोमेंटम कहलाता है। मोमेंटम को किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये बात समझो। और क्या बात? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू में वेलोसिटी। यानी मोमेंटम दो चीजों पे डिपेंड करता है कि सामने वाले में कितनी स्पीड है, यानी कितनी वेलोसिटी ज्यादा है। जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतनी ज्यादा मोमेंटम, और जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा मोमेंटम। इन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है मोमेंटम। मोमेंटम समझ आया? ओवरऑल बॉडी का नेट मूवमेंट। इसकी एसआई यूनिट की बात करें अगर हम लोग, इसकी एसआई यूनिट की बात, तो मास का होता है केजी और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, ऐसा यूनिट। आया समझ में? आया समझ में? चलो समझ आया तो सेकंड लॉ की तरफ चलते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ या लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन या फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा? सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कहता है कि जो बॉडी का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? उस फोर्स के जो फोर्स उस बॉडी पर लगाई जा रही है। कह रहे आपको नहीं समझ आ रहा होगा, इस चीज को मैं समझाता हूँ कि जैसे ये मेरी बॉडी है, ठीक है, इस बॉडी का कुछ एम मास होगा, ये मस्त अपना एक शुरुआत, इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो चल रहा है मस्त किसी वेलोसिटी में, किसी स्पीड से चल रहा है, शुरुआत की वेलोसिटी को यू कहते हैं ना। अच्छा मैं आपको बता दूं बेटा, ये यू वी ए, यू किसे कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल क्या है, मोशन की इक्वेशंस की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो बच्चे जो लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, अगर वो मोशन वाला चैप्टर नहीं पढ़ के आए हैं, ठीक है, तो उनको न्यूमेरिकल में और चीजें समझने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है, जैसे वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं, कोई पूछे वेलोसिटी क्या है तो फिर अब मैं क्या ही बोलूं। तो बेटा प्लीज आप पहले इसको देखने से पहले, अगर आप अब यहाँ तक भी पहुंच गए हो तो पहले आप जाके मोशन वाला पूरा कंप्लीट करो। वो वीडियो लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरे ही चैनल पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप किसी से भी पहले पढ़ लो वो मोशन वाला चैप्टर। जरूरी नहीं है कि मेरी वीडियो से पढ़ो, अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मेरे चैनल पर उसका लिंक दे रखा है, मैं उस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूँ विद न्यूमेरिकल्स, है ना। और अगर आप किसी और से पढ़ना चाहते हो तो उससे पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो तभी ये बात समझ आएगी। ठीक है, तो खैर अब मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये सारी बातें पता है, यू क्या होता है, वी क्या होता है। जिनको नहीं पता वो चले जाओ भाई, और जिनको पता है फिर वो देखो भाई। तो अगर मेरा कोई बॉडी है, उसका मान लेते हैं मास एम है, वो किसी यू वेलोसिटी से चल रही है। अब चलते चलते अब खुद ही सोचो, कोई चीज़ चल रही है भाई, मैंने उस पर फोर्स एक्ट कर दी। क्या कर दी? फोर्स एक्ट कर दिया। समझो मेरी बात, फोर्स एक्ट करूँगा या तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी या तो उसकी स्पीड घट जाएगी। भाई ये बॉडी आराम से मस्त चल रही है तो मैंने उसको पकड़ के खींच दिया तो इसकी ये स्पीड धीरे हो गई, या तो मैंने उसको धक्का मार दिया तो स्पीड बढ़ गई। तो कुछ देर बाद जो उस पर फोर्स लगाई मैंने, उसकी वजह से इसकी क्या हो गई? यू के बदले कुछ वेलोसिटी वी हो जाएगी। बात समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? यहाँ मैंने क्या करा, एक एक्ट करा फोर्स, यानी पहले इसका मोमेंटम क्या होगा, पहले इनिशियली इसका मोमेंटम क्या होगा? पी इनिशियल, इनिशियल मोमेंटम होगा एम इंटू में यू। सही बात है, इनिशियली मोमेंटम कितना होगा? m इंटू में यू। देखो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है ना मास इंटू वेलोसिटी, तो मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है। और फाइनली जब फोर्स लगा दी हमने, फाइनली जो हमने
फोर्स लगा दी तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू में वेलोसिटी, यानी कि m इंटू में v। आ रहा है समझ में, आ रहा है सब, ठीक है। तो अब यही कह रहा है कि जो मोमेंटम में चेंज आया, जो मोमेंटम में चेंज आया, जो फोर्स लगाई और जिस फोर्स की वजह से आपका मोमेंटम में चेंज आया, जो बॉडी पे आप फोर्स एक्ट कर रहे हो, जो फोर्स आप एक्ट कर रहे हो बॉडी पे, वो जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी क्या, वो जो फोर्स आप लगा रहे हो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी आप मूवमेंट में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भाई अब जितना फोर्स लगाओगे उतना ही तो मोमेंटम में चेंज आएगा, समझे मेरी बात। मोमेंटम क्या है, बॉडी का नेट मूवमेंट। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, मोमेंटम में उतना ज्यादा चेंज आएगा। भाई सही बात है ना। आप ज्यादा फोर्स से धक्का मारोगे, भाई एक बॉल है, आपने बॉल को पहले ऐसे आराम से भेजा, थोड़ा कम मोमेंटम करेगा, और धक्का लगाओगे और मोमेंटम करेगा, जितनी तेज से मारोगे उतना ज्यादा मोमेंटम, यानी जितना ज्यादा फोर्स उतना ज्यादा मोमेंटम। यही सेकंड लॉ कहता है कि जो आपका मोमेंटम है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यानी मोमेंटम विद टाइम, कितने टाइम में कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, फोर्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि इसके प्रोपोर्शनल, मतलब कि जितना ये बढ़ाओगे, जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा मूवमेंट बढ़ेगा। प्रोपोर्शनलिटी साइन ये बताता है कि इधर वाली चीज जितनी बढ़ाओगे उधर वाली चीज भी उतनी बढ़ेगी। इतनी बात समझ आ गई। तो फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। अब जरा समझो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोमेंटम चेंज, मोमेंटम में कितना चेंज होगा। भाई आपके पास 10 रुपए थे, फाइनली आपको मैंने 50 रुपए दे दिए, पहले 10 थे और अब मैंने दे दिए तो आपके पास टोटल हो गए 50। पहले 10 थे फिर अब 50 हो गए, कितने का चेंज आया, 40 का। 40 मिले ना आपको, 50 में से 10 माइनस करोगे 40 मिले। भाई कितने को चेंज आया आप में, पहले 40 का चेंज आया, 10 तो पहले से थे, 40 का और चेंज आया, 50 हो गए। तो वही बात, तो चेंज इन मोमेंटम, मूवमेंट में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम करूंगा तो मुझे चेंज इन मोमेंटम आएगा टाइम। बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन जब भी हटता है, ध्यान से समझना। अब आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाओगे तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करोगे तो ये हटाना पड़ेगा। जब इसको हटा के हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो साथ में एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, बस रट लो ये वाली बात। प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो इक्वल टू के साथ कांस्टेंट लगता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने के रखा है, ठीक है। अच्छा, तो P फाइनल एज इट इज, P इनिशियल एज इट इज अपॉन में T। आया समझ में। बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, क्या एक्सपेरिमेंटल देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि k की वैल्यू 1 आती है। k की वैल्यू कितनी आती है, 1। अब ये मत पूछना है k की वैल्यू 1 है, 2 क्यों नहीं हो सकती, 3 क्यों नहीं हो सकती सर, 4 नहीं। एक्सपेरिमेंट करके कोई भी चीज, साइंटिफिक चीज बताई जाती है, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया k की वैल्यू कितनी है, 1। तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया Pf माइनस पी आई अपॉन में T। जरा एक बात बताओ, फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या लिख सकता हूँ, mv माइनस इनिशियल को लिख सकता हूँ mu अपॉन में T। m क्या कर लूँ, कॉमन कर लूँ, क्या बचेगा, v माइनस यू अपॉन में T। ये क्या आया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया। बेटा फोर्स निकालने का फॉर्मूला आ गया। अभी तक तुम फोर्स समझ रहे थे, आप फोर्स निकाल सकते हो, बस तुम्हें क्या क्या पता होना चाहिए, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसका मास और उसका टाइम। अगर आपको ये सारी चीजें पता है तो आप क्या निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो। अच्छा यहाँ से एक बात समझो, यहाँ से एक बात समझो, जिसको मोशन की पहली इक्वेशन याद है, मोशन की पहली इक्वेशन याद है, मोशंस फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, v बराबर में u प्लस में at हुआ करती है। मोशन की पहली इक्वेशन यही होती है। ये u इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस, इधर बचा at, ये t इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हुआ डिवाइड हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, बराबर में क्या बचा, ये v माइनस यू अपॉन टी किसके बराबर है, एक्सेलेरेशन के। क्या यहाँ पुट कर दूँ, क्या यहाँ v माइनस यू अपॉन टी दिख रहा है, क्या इस पूरे के बदले a पुट कर दूँ, तो फोर्स का एक और फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास, मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स के मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये, एक फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला ये आया, दो फॉर्मूले आए। F इज इक्वल टू एम ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन टी और F इज इक्वल टू एम ए, मास इनटू में एक्सेलरेशन। फोर्स के दो फॉर्मूले हैं। सेकंड लॉ क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंट में जितना चेंज आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, उस फोर्स के जो आप उस फोर्स को, जिस फोर्स को आप ऑब्जेक्ट पर लगा रहे हो। ये डेरिवेशन का स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके उतार लो। सबको समझ आया, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, सबको समझ आया। बेटा अब इस पे क्वेश्चंस करेंगे, इस पे 4-5 क्वेश्चन करेंगे, 3-4 क्वेश्चन करेंगे और फिर अपनी वीडियो को खत्म करेंगे। आज की क्लास में हम न्यूटन सेकंड लॉ तक करेंगे, थर्ड लॉ अगली वीडियो में आएगा। बेटा न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने 4 न्यूमेरिकल लिए, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी इन 4 न्यूमेरिकल में मैं आपको इनसे रिलेटेड जितने भी 2 ही क्वेश्चन बन सकते हैं, एक पहले वाले फॉर्मूले पे, एक दूसरे वाले फॉर्मूले पे, उस तरह के दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं, है ना। अदरवाइज आप पूरी एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे जो सेकंड लॉ पे बेस है।
एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जो सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ को एग्री करते हैं, जो इस फॉर्मूले से होते हैं, आप उनको इस्तेमाल करके एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। अदरवाइज अगर आपका कोई डाउट आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो चलिए पहले न्यूमेरिकल देखते हैं जरा। अगर हम पहला बात करें तो ए बॉल ऑफ मास 100 ग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, क्या बोल रहा है, आंसर करना शुरू करते हैं जरा हम। सबसे पहले यही बात है कि आपको करने के लिए आपको गिवन लिखना जरूरी है। कह रहे एक बॉल है जिसका मास कितना दे रखा है, यानी हमें गिवन है उसका मास कितना 100 ग्राम गिवन है, विद अ वेलोसिटी, वो एक वेलोसिटी से चल रहा है, यानी इसकी शुरुआत की वेलोसिटी कितनी दे रखी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद क्या बोल रहा है, इज स्टॉप्ड बाय अ बॉय, एक बॉय ने उसको रोक दिया, एक लड़के ने आगे उसको रोक दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। टाइम कितना लगा उसका, टाइम लगा भाई 0.25 सेकेंड। आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉय, आई एम सॉरी, ठीक है, आपसे फोर्स पूछ रहा है। अब आप खुद देखो आपका फोर्स का कौन कौन सा फॉर्मूला है, एम वी माइनस यू अपॉन में टी, एक्सेलरेशन दे नहीं रखा, एक दूसरा फॉर्मूला ये है एफ बराबर में एम में। तो खुद ही सोचो कौन सा लगेगा, पहला लगेगा, सबको दिख रहा है, पहला फॉर्मूला लगा दूं बस। अब तो बस कुछ है ही नहीं, बस ये ध्यान रखना कि सब चीज़ एसआई यूनिट में है या नहीं है, सेकंड में है, मीटर पर सेकंड में, ये तो ग्राम में है, इसको पहले किलोग्राम में बदल लो। तो क्या करोगे 1000 से डिवाइड करोगे 0.1 किलोग्राम आ जाएगा, करके देख लेना यही आएगा, ठीक है। 1000 से डिवाइड करोगे, अरे कर देता हूँ भाई, ये लो, तो 1 2 कट जाएगा, 1 को 10 से डिवाइड करोगे 0.1 आ जाएगा, ठीक है। तो आगे हमने इसको बदल लिया। अब एम वी माइनस यू अपॉन में टी, एफ बराबर में एम कितना है हमारे पास 0.1, वी कितना है हमारे पास 0, माइनस यू कितना है 10 अपॉन में टी कितना है 0.25, एफ बराबर में 0.1 मल्टीप्लाई, 0 का मतलब तो कुछ नहीं है, माइनस का 10 अपॉन में 0.25। देखो ये पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये पॉइंट हटेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 2 0 आ जाएंगे, सबको दिख रहा है, 1 0 से 1 0 खत्म, 25 बन जा 25, 25 4 जा 100, ठीक है। तो F बराबर में कितना आ गया, माइनस का साइन मत बोलना, -1 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा -4 न्यूटन। बेटा न्यूटन जरूर लिखना, आप ऐसा यूनिट जरूर लिखना आंसर में, वरना इसका मार्क्स कटता है। आया समझ में, पहला क्वेश्चन सबको समझ आया, नोट डाउन करेंगे इसको, नोट डाउन करो। दूसरा देखो बेटा, दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है कैलकुलेट फोर्स, फोर्स कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, सबको दिख रहा है मास और एक्सेलरेशन दे रखा है, सेकंड लगेगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, सबसे पहले खुद करो, उसके बाद मैच करो। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, फिर खुद से करो, फिर मैच करो। देखो एम और ए दे रखा है, सीधा निकल जाएगा, सेकंड क्वेश्चन सीधा निकल जाएगा, गिवन दे रखा है, हमें एफ बताना है, कौन सा फॉर्मूला लगा दूं, एफ बराबर में एम ए, एफ बराबर में एम कितना दे रखा 4, सब देखो ऐसा यूनिट में ही है, ए कितने है 2.5, पॉइंट हटाओ कितना आएगा नीचे 10 आएगा, ठीक है 10 आएगा। तो क्या कर लो, एफ बराबर में 25 4 जा 100 अपॉन में 10, 0 से 0 खत्म, कितना आ गया 10 न्यूटन आंसर। देखो कितना आसान है, सबको आ रहा है क्या समझ में, 2.5 पॉइंट हटाए नीचे आया 10, ठीक है 10 आ गया, 4 25 का कितना होगा 25 4 जा 100 होता है, 100/10, 0 से 0 कट गया 10 न्यूटन आंसर। सबको आया सेकंड क्वेश्चन समझ में। थर्ड देखो बेटा, थर्ड फटाफट से थर्ड देखो क्या कह रहा है, ए कार ट्रैवलिंग अ वेलोसिटी विल 54 किलोमीटर पर आवर, एक गाड़ी चल रही है, कौन सी वेलोसिटी से 54 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, उसके बाद वो रुक जाती है, यानी फाइनल वेलोसिटी 0, कितना समय लगा 6 सेकंड, ठीक है। और पूछ रहे हैं गाड़ी का मास दे रखा है ड्राइवर के साथ 800 किलो, और क्या पूछ रहा है आपसे, फोर्स पूछ रहा है। देखो ये पूछ रहा है ना, हाउ मच फोर्स डू द ब्रेक अप्लाई ऑफ द कार मास, उस गाड़ी को ब्रेक लगा के मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ा होगा ब्रेक को उस गाड़ी को रोकने के लिए, ठीक है। अच्छा देखो ये भी ऐसा यूनिट में, ये भी ऐसा यूनिट में, लेकिन ये किलोमीटर पर आवर में। आपको मैंने बताया किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 18 कम 18 3 54, ठीक है ना, 3 8 ठीक है 18 3 54, 5 3 15, 15 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। आपको किलोमीटर से पर आवर में किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो 5/18 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। अब ये ट्रिक्स कहाँ से आई, ये मोशन पढ़ा होगा तभी तो आएगी भाई,
ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 दे ही रखी है, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। टाइम दे रखा है, मास दे रखा है। क्या लगाओगे भाई, कौन सा फोर्स का फॉर्मूला लगाओगे, mv-u/t। वीडियो को अब भी पॉज नहीं कर रहे, शर्म नहीं आ रही क्या? अरे मतलब मजाक कर रहा हूँ, नहीं आ रहा था बेटा देखो, लेकिन अगर प्लीज़ यार थोड़ा सा भी आ रहा है तो यार करो ना, खुद से करने में एक अलग ही फील आता है। अब इसको सॉल्व कर लेना, अब इसको सॉल्व कर लेना मैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर लो खुद से। इसको सॉल्व करके आंसर मेंशन करो कमेंट में। अब न्यूमेरिकल है यार, मतलब इसको सॉल्व करना तो बहुत इजी है ना। देखो मैंने ये कठिन वाली चीज़ थी, इसको सॉल्व कर दी। वैसे कठिन तो ये भी नहीं थी, सब इजी है, ठीक है, इजी पीजी है। मिटो दूँ से, मिटो दूँ, उसको खुद से सॉल्व करोगे, कमेंट में आंसर करोगे। मुझे पता तो लगे तुम मेरे साथ इतनी देर से पढ़ रहे हो, कंसेप्ट सीखा है, 2 न्यूमेरिकल मैंने कराए हैं, एक का आंसर तो तुम बताओ यार, सही बात नहीं है। अब चौथा और लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। इस बार एक्सेलरेशन निकालना है। जरा देखो बेटा, चौथा क्वेश्चन, मस्त बात। इस बार आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है मास दे रखा है 200 ग्राम। मास कितना दे रखा है? 200 ग्राम। फोर्स कितना दे रखा है? 40 न्यूटन। इस बार आपको फोर्स गिवन है बेटा, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। अब आपको एफ गिवन है, सबको पता है, सेकंड फॉर्मूला लगा दूं, एफ इक्वल टू एम में। यहाँ से ए का फॉर्मूला आ जाएगा ए एफ, ये एम इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन बराबर क्या आ जाएगा, एफ बाय एम। और एफ आपको गिवन है, एम आपको गिवन है, बस इसको किस में बदल लेना, इसको बदल लेना किलोग्राम में। किस में बदल लोगे? किलोग्राम में। बदल लो यार फटाफट से, 1 2 कितना आ जाएगा, 0.2 kg। कितना आ गया, 0.2 kg। अब बस पुट कर दो, एक्सेलरेशन बराबर में फोर्स कितना है, फोर्स की वैल्यू है 40, अपॉन में कितना है 0.2, पॉइंट हटेगा ऊपर से क्या आ जाएगा 10, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया 20 इंटू में, ये 20 है ना, 2 1 कम 2, हाँ ठीक है, 2 दूनी 4, ठीक है। उसके बाद इंटू में 10। एक्सेलरेशन कितना आया जल्दी बताओ, 200 मीटर पर सेकंड। जल्दी से देखो 200 मीटर पर सेकंड है क्या एक्सेलरेशन, सबको समझ आया? ठीक है बेटा, तो आज इस वीडियो में इतना ही। हमने क्या क्या समझा, फोर्स समझा, फोर्स के टाइप समझे, इनर्शिया समझा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का पहला नियम समझा, सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी न्यूटन का सेकंड लॉ समझा, और सेकंड लॉ के साथ लीनियर मोमेंटम और मोमेंटम भी समझा, दोनों बातें की। और उसके बाद हमने कुछ 4 न्यूमेरिकल्स इसके करे, ठीक है। बाकी आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करोगे, ठीक है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करोगे। और अगर आपको डाउट आता है तो आप मुझे बोलो कौन सा क्वेश्चन है, मैं अगली वीडियो में उस क्वेश्चन को जरूर करवा दूंगा, ठीक है। अब सेकंड वीडियो जैसे ही आएगी उसमें हमारा थर्ड लॉ रहेगा, उसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला पार्ट भी रहेगा, ठीक है। जिसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वैसे 2023 में नहीं आ रहा है बच्चों के सिलेबस में 9th क्लास के, बट जिनको करना है, ठीक है, वो कर सकते हैं। जैसे कोई बच्चे होते हैं ना, अभी से किसी अलग अलग स्कूल्स की प्रिपरेशंस करते हैं, है ना, कुछ स्कूल्स में एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं 10th में एडमिशन के लिए, वो सोचते हैं कि बढ़िया स्कूल में जाएं, तो वहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मोमेंटम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला कंसेप्ट भी पूछा जाता है। तो मैं वो भी बता दूंगा दूसरी वीडियो में, तो आप वो भी देख लेना, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको समझ आया तो अपने उन दोस्तों को शेयर करो, उन दोस्तों को शेयर करो जो मुश्किल कह रहे थे इस चैप्टर को, या फिर उनको समझ नहीं आ रहा है अभी भी, या उनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। और बेटा मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप मेरी वीडियो में यहाँ तक बने रहे, आपने इतना पेशेंस बनाए रखा, थैंक यू। और पढ़ते रहो,